अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। दुनिया का सबसे खतरनाक गठबंधन हो चुका है। यह गठबंधन मुल्कों की बर्बादी की मुनादी कर रहा है। यह गठबंधन अमेरिका का रूस, ब्रिटेन, भारत समेत सभी देशों के लिए नया संदेश लेकर आ रहा है और इसे ना रोका गया तो बिना शक ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जिसकी कल्पना भी मुहाल है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की बात होगी। एक मुल्क जिस पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो चुका है, जिस तालिबान के खौफ में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े मुल्क सरेंडर करने को तैयार हो चुके हैं, वही मुल्क अब चीन की मुट्ठी में आ गया है। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर की बिरादरी जरूर हुक्म चला रही है, मगर इस बरादर का हुक्मरान ड्रैगन है। इमरान खान को कर्ज में फंसाने वाले चीन के निशाने पर अगला नंबर बरादर का है। जिनपिंग चाहता है कि तालिबान उसका गुलाम बने और इस चाहत को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज हम उसी हद की बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में चीन की ताकत और बढ़ेगी और भारत की मुश्किलों में कैसे इजाफा होगा। लेकिन पहले बड़ी खबर देखिए। तालिबान को चीन का खुला समर्थन। तालिबान की आर्थिक मदद करेगा चीन। अमेरिका समेत 60 मुल्कों ने रोकी मदद। चीन को उम्मीद तालिबान सबको साथ लेकर चलेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, अफगान संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार। वैंग वेनबिन ने कहा। यह वैंग वेनबिन वही हैं जिन्होंने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होते ही ये कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा और मंशा का सम्मान करते हैं, मानो वोट देकर तालिबान को वहां के लोगों ने चुना हो। वही वैंग विन अब क्या कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन आप इधर देख रहे हैं, अमेरिका हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सब के सब ने रोक लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए हैं और ऐसे में अब चीन की तरफ देखना तालिबान के लिए और भी इनएविटेबल हो गया है। लेकिन इस सब का असर क्या होगा, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा खेल चल रहा है, मनी स्वीटर देन हनी, जहां पर मानवता का, इंसानियत का, पुनर्निर्माण का तकाजा दिया जा रहा है, वहां बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कैसे है, यह समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये क्या है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और मेरे साथ इस सफर में हमराही होंगे सुमित, हमारे संवाददाता, जो कि अफगानिस्तान भी गए और वहां से वॉर रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई, लगातार हर एक खबर। वो हमको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, बल्कि आ ही जाए सुमित। जबकि मैं ये समझाने वाला हूं कि एक्चुअली चाहा यह जा रहा है, चीन के दो मंसूबे हैं। एक तो ये कि उसका जो महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसका जो हिस्सा सीपेक है, उसको वो कैसे बढ़ाए, सीपेक को काबुल तक कैसे ले जाए और कैसे वहां के खनिज संपदा का शोषण करे और सीपेक को आगे बढ़ाकर ओबोर का रास्ता आगे ईरान तक कैसे ले जाए, इसको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ये समझाइए ये मंसूबा क्या है सुमित। और अफगानिस्तान पहले क्या चीन की निगाह में नहीं था? वहां का $1 ट्रिलियन का जो खनिज संपदा है, क्या पहले उस पर निगाह नहीं थी? ये चीन की अब जो नजरें हैं दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले नजरें क्यों नहीं थी। पहले मौजूदगी थी अमेरिका की, जो लोकल मार्केट थी या फिर जो ज्यादातर जरूरतें थी अमेरिका से पूरी होती थी और अमेरिका का डोमिनेंस था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अमेरिका के निकलने के बाद चीन चाहता है कि उसकी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको कैप्चर करना और वहां के जो मिनरल्स है उनको अपने लिए इस्तेमाल करना। पहले तो ये समझा दीजिए, ये तो ग्वादर पोर्ट से काशगर, शिनजियांग उधर जा रहा है, ये 3000 किलोमीटर लंबा रूट, ये कहां तक कितना बना है? क्योंकि 2015 में अनाउंस होने के बाद बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंसमेंट हुआ था। अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले अभी जान लीजिए कि ग्वादर से चीन यहां से पाकिस्तान से लड़ता हुआ इसको जोड़ रहा है, यहां पर इस्लामाबाद और ऊपर काशगर तक। अब इंपॉर्टेंट क्या था आपको दिनेश मैं बताऊं कि वो इस सीपेक में या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी जोड़ना चाहता था चीन, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो ऐसा कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका की मौजूदगी ने अफगानिस्तान को यह मजबूर किया हुआ था कि वो चीन को इंक्लूड ना करे। लेकिन अब अमेरिका के निकलने के बाद चीन पूरी तरीके से, अगर आप देखें एक सेकंड सुमित, यहां तो उनके इंजीनियर यहां पे मारे गए हैं, ये सीपेक बनाते हुए उसके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं।
यहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो क्या ये काबुल तक जाने का हौसला हो गया उसका और उसको लगता है कि सुरक्षित चला जाएगा? अब हौसला इसलिए बढ़ गया क्योंकि तालिबान के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है कि अमेरिका के निकलने के बाद। तो क्या तालिबान सबके सबको कमांड करता है? वहां जितने धड़े जितने फैक्शंस हैं, अगर तालिबान का एक जो सर्वोच्च नेता है वो ये कह देगा कि अब ये होगा, तो क्या वो वहां पर होगा? आप इसको उल्टी तरीके से ले लीजिए कि चीन अब उसको मॉनिटर करेगा, डोमिनेट करेगा। चीन ये बताएगा कि कौन से इंटरेस्ट पे तालिबान को नहीं टारगेट करना है। और अभी अगर आप देखें, मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि अब अमेरिका के निकलने के बाद जो जरूरी चीजें हैं जो तालिबान को चाहिए सरकार चलाने के लिए, वो चीन की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और ये हमने देखा, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे सुमित और बताएंगे इसकी निटी-ग्रिटीज, लेकिन आगे देखिए, ये आपने सीपेक समझा, सीपेक रूट को काबुल तक एक्सटेंड करना चाहता है चीन। वो कैसे होगा और इससे क्या असर पड़ेगा, और अफगानिस्तान में आर्थिक ताकत कैसे अपनी वो बढ़ाना चाहता है और कैसे चूसना चाहता है वो अफगानिस्तान को, अब जरा ये देखिए। अब इसको समझाइए जरा सुमित। देखिए, अगर आप मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा था कि ग्वादर में पहले से ही चीन बैठा हुआ है, लेकिन चाबार से आपको याद होगा कि इसी साल ईरान से अफगानिस्तान के लिए एक रेल लिंक स्टैब्लिश किया गया था। अब चीन की नजर उन्हीं सब चीजों पर है कि ना सिर्फ ये रोड जो आपने देखा कि ऊपर से जाती हुई ईरान को, इसको जोड़ना ईरान के साथ, और फिर आप माफ कीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ जोड़ना, और फिर इसके साथ अपनी ट्रेड लाइन बनाना। और इसके लिए जरा मैं क्विकली कुछ और पहलू समझा देता हूं अपने दर्शकों को। ये वो हिस्सा है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ये एक बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं। एक्चुअली क्या चाहा जा रहा है इसके जरिए? चाहा ये जा रहा है कि चीन से शुरू हो ये रास्ता और उधर वो जो खाड़ी देश है, या और आगे आप चले जाइए तो यूरोप तक, यहां तक व्यापार करने का उसका मार्ग सुगम हो सके। और इसका जब हवाला दिया जाता है तो रेशम मार्ग का जिक्र किया जाता है। हालांकि भारत का कहना यह है, और भारत के बहुत सारे विद्वान उसको कई बुक्स का रेफरेंस लेकर ये कहते हैं कि ये उत्तरा पथ था और ये कई तरह के कल्चर्स और रीजन्स को मिलकर बनता था, जहां व्यापार होता था, व्यापार का आदान प्रदान होता था। लेकिन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव केवल शोषणवादी और केवल कैपिटलिस्ट मानसिकता को दर्शाता है, और ये पता नहीं कैसे अपने आप को साम्यवादी कहता है चीन। उसको सोचना चाहिए। लेकिन यहां देख लीजिए वो चाह क्या रहा है, बीजिंग से लेकर शियान, और ये पूरा रास्ता वो चाहता है कि ये यहां तक मुकम्मल हो सके और यहां वेनिस तक वो पहुंच बना सके। हालांकि ये पहले एक रूट ये भी होता था, सिल्क रूट का दूसरा, जो समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब इसको बहुत जल्दी से पूरा करके वो चाहता है कि व्यापार में उसकी लागत कम आए और सब जगह वो अपने सामान से हर एक चप्पे चप्पे को पाट दे। आपने बताया कि बीजिंग से अभी जो सामान लाया जाता था वो ऐसे घूमकर आता था। राइट। आप नीचे देखिए, बिल्कुल यहां से यहां जाएगा, ग्वादर जाएगा या फिर ईरान में चाबार जाएगा। अब सीधे सामान यहां से रोड के जरिए सीधे यहां पहुंच जाएगा। और यानी मार्केट यहां पर भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, और आने वाले वक्त में दूसरी जगह भी होंगी। तो चीन का मकसद है ये दोनों लाइन, क्योंकि अगर समंदर में कुछ हुआ तो उसकी ट्रेड लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ट्रेड लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या दुनिया ये समझ नहीं रही है? दुनिया समझ रही है। ड्रैगन का प्लान डिकोड हो चुका है। कैसे हो चुका है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन का प्लान एक्चुअली क्या है और उसको डिकोड क्या कर लिया गया है। अब देखिए अफगानिस्तान की भूमिका इसमें कहां आती है, और अफगानिस्तान को स्कीम ऑफ थिंग्स में चाइना कैसे शामिल कर रहा है ओबोर के मसले में। सुमित, ये देखिए मैं आपको वही कह रहा था कि अभी तक तो सारी चीजें यहां पर एस्टेब्लिश थी। अब इस्लामाबाद से पेशावर और लंडी कोटल जैसे इलाकों से सीधा काबुल 280 किलोमीटर का ये एरिया। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहीं से काबुल से फिर आगे बढ़ेगा हेरात और मजार शरीफ की तरफ और फिर ईरान। वो अगली स्लाइड में हम दिखाने वाले। लेकिन ये बताइए, ये तो हो गया कि यहां से वो इस्लामाबाद, पेशावर और इधर काबुल तक जा रहा है। लेकिन ये भी खबर है कि वो सीधे सीधे एक रूट इधर से ला रहा है, ऊपर ही ऊपर। और वो रूट तो पहले से एस्टेब्लिश था, वो पहले से प्लान है। लेकिन ये रूट अब जो नया बनाएगा ये है, मैं आपको बता, लोकल मार्केट कैप्चर करने के लिए। एक रूट ऊपर, एक रूट अंदर से। और आने वाले वक्त में करीबन ये भी बताया जा रहा है कि अपने रेल लिंक्स भी एस्टेब्लिश कर रहा है चीन, और वो सीधा अफगानिस्तान में लेकर जाएगा। तो यानी उनके खनिज तो ये जो सुमित जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कैसे ईरान तक पहुंचना चाह रहा है, ये जो उसका प्लान डिकोड किया गया है उसका अगला हिस्सा देखिए। ये रही वो बात जो कह रहे थे सुमित, समझाइए। ये देखिए, ये इनका जो अफगानिस्तान का नेशनल हाईवे आप किसे कहते हैं, अफगानिस्तान हाईवे 76 है, जो हेरात और मजार शरीफ से निकलता हुआ बीच में ईरान की तरफ जाता है। और इसी हाईवे को, यानी तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ जोड़ने की बात कही जा रही है। तो जो अभी बता रहे थे सुमित कि जो पहले समुद्र पर निर्भरता थी, तेल लाने के लिए, गैस लाने के लिए जो समुद्र की लाइनों के रास्ते उसको लाना पड़ता था, और यहां पर जानते हैं साउथ चाइना सी और उधर मलक्का स्ट्रेट, वहां कई बार उसके लिए ऐसी स्थितियां बनती हैं जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो सीधे सीधे वो जमीन के रास्ते, एक तो वक्त बचेगा, पैसे बचेंगे, और संभावित खतरों के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना रहा है।
ये है उसका प्लान। एक्चुअली अफगानिस्तान की भलाई नहीं चाह रहा है वो, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण जैसा कि कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, वो नहीं है उसकी मंशा। उसकी मंशा क्या है ये हमने बताया। सुमित हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करूंगा। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए दुनिया ने क्या कदम उठाए हैं जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आंचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि उत्तरापथ को कैसे रेशम मार्ग और वन बेल्ट वन रोड न जाने क्या क्या नाम दे दिया गया। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीटीआई के। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज सईद काबुल में पाकिस्तानी पत्रकार हैं और वो हमको बताएंगे, उनकी कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दुनिया ने देखी है और हमारे साथ जुड़कर वो बताएंगे कि क्या अफगानिस्तान में इस बात को भांपा जा रहा है कि चीन क्या चाह रहा है। सुमित हमारे संवाददाता, उनसे आप मिल ही चुके सबसे पहले, लेकिन मैं इसकी शुरुआत एजाज के साथ ही करना चाहूंगा। एजाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल अभी का अपडेट क्या है और चाइना क्या चाह रहा है। अफगानिस्तान इसको डिकोड कर पा रहा है क्या, समझ पा रहा है क्या चाइना एक्चुअली क्या चाह रहा है? दिनेश, सबसे पहले तो मेरा नाम एजाज सैयद है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि चाइना समझ पा रहा है या अफगानिस्तान समझ पा रहा है, इस हवाले से मेरी बहुत से यहाँ पर अफगान हुकाम से मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है, अभी यहाँ पर उन्होंने हुकूमत अपनी फॉर्म नहीं की है। जो ही वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो पता चलेगा कि इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन होते हैं, और जब फॉरेन मिनिस्टर का और हेड ऑफ द स्टेट का पता लगेगा तो फिर इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से कोई वाज़ेह समत का पता चल सकेगा। लेकिन अब तक की जो अफगान तालिबान की जो पॉलिसी है, जो वो अनाउंस कर रहे हैं, वो डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी है। वो ज़्यादातर जो तवज्जो है या ज़्यादातर अटेंशन है वो अफगानिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट हो, वो यहाँ पे जो लोग हैं, जो मैसेज हैं, सबसे पहले मुझको अपने दर्शकों को ये बताने दीजिए कि एजाज जिनसे मैं अपने दर्शकों को मिलवा रहा हूँ वो कौन है और उन्होंने क्या किया है। एजाज अभी वहाँ रेड जोन तक पहुंचे हुए हैं काबुल के, और वहाँ से सारे अंदरूनी हालात आप तक, दुनिया तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। कई जगह बहुत समझ लीजिए कि आसपास खतरा ही खतरा है, लेकिन वहाँ से खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ का हाल, मैं खास तौर से ये जानना चाहता हूँ एजाज, एयरपोर्ट और आसपास क्या सूरत हाल है अभी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एयरपोर्ट और आसपास सूरत हाल अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, कशीदा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बहुत सारा लोगों का रश है। लोग किसी भी सूरत में जाना चाहते हैं, दे वांट टू लीव अफगानिस्तान। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको फियर हैं, उनको रिजर्वेशंस हैं और वो ट्रस्ट नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट उनके बारे में या तालिबान जो उनके बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तालिबान ने आम एमनेस्टी का अनाउंस किया है, एमनेस्टी फॉर एवरीवन, अप फ्रॉम अशरफ गनी डाउन टू एनीबडी। लेकिन अभी तक जो लोग हैं उनके जहनों में 90s में जब तालिबान पावर में आए थे तो उस दौर में जो कुछ होता रहा, तो उसकी जो यादें हैं या उसकी जो मेमोरीज हैं। ये जो एमनेस्टी की बात की जा रही है, एयरपोर्ट पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको पहुंचने से रोका जा रहा है, कई के साथ मारपीट हो रही है। वहां उनको पानी की बोतल 3000 रुपए की और खाना, एक प्लेट चावल मिल रहा है 7,500-8 हज़ार रुपए का। ये एमनेस्टी दिखाई दे रही है क्या आपको आसपास? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं ऐसा दुरुस्त है। 7-8 हज़ार रुपए की खाने की प्लेट नहीं मिल रही, बिल्कुल रोका जा रहा है। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान के पास आउटर सिक्योरिटी लेयर है और तालिबान उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे, जो कि बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़ा के और बगैर किसी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के वो दाखिल होना चाहते हैं। जिनके पास ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल उनको जाने की इजाज़त है। उनके लिए जो इंतज़ामात हैं अच्छे इंतज़ामात नहीं हैं, इंतज़ामात बुरे हैं, लेकिन उनको जाने की इजाज़त है। और तालिबान के पास ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर को देखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एजाज, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 31 की डेडलाइन दी गई है, जो बाइडेन भी ये कह रहे हैं कि इसको एडहेयर किया जाएगा। तालिबान ने कह दिया है 31 के बाद फिर जो भी अंजाम होगा वो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे। एक्चुअली क्या हालात बन रहे हैं? इवैक्यूएशन पूरा हो जाएगा 31 तक?
बड़ा मुश्किल है कि इवैक्यूएशन मुकम्मल हो जाए 31 तक। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरून मुल्क वो एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं और असल बात यह है कि जो फ्लाइट्स हैं वो भी मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं भेज रहे। अमेरिकन फ़्लाइट्स हैं, टर्किश फ़्लाइट्स हैं, कतर की हैं, वो स्पेशल फ़्लाइट्स ज़रूर हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अभी तक फ़्लाइट्स नहीं भेज रहे। देखना ये है कि अगर समझना चाहता हूं एजाज, ये देख रहा हूं मैं तस्वीरें, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप इन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जो लोगों के लिए लगभग एक्सेसिबल नहीं है। आप वहां तक गए हैं, आपने तालिबान कमांडर से भी बातचीत की है। आपका अपना जाती तजुर्बा क्या है इनके साथ डील करने का, बात करने का और वहां से रिपोर्ट करने का? देखिए, तालिबान के पास अभी पावर आई है, उनको अभी चीज़ों का पता नहीं है, मीडिया की जो फ्रीडम के हवाले से उनका एक्सपोजर अभी नहीं है। लेकिन तालिबान को ये है कि जब हम बताते हैं कि हम यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं या पत्रकार हैं तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात तलख़ी भी हो जाती है और लेकिन ये है कि उन्होंने हमसे किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की। हाँ, बाज़ औक़ात ये ज़रूर हो रहा है कि हम फिल्म कर रहे हैं तो वो कैमरा छीन लेंगे और वो मना करेंगे कि फिल्म ना करें क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल उनके मुताबिक ठीक नहीं है। लेकिन जब हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम जर्नलिस्ट हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। इस हवाले से मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी कुछ ट्वीट्स की हैं, कुछ जो सूरत हाल है यहाँ पर और यहाँ पर जो अहम शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यूज हुए हैं। एक बात और हमें समझाइए, आप कह रहे हैं कि इवैक्यूएशन मुश्किल लग रहा है, हमको भी यही लग रहा है कि मुश्किल होगा। तालिबान क्या कह रहा है, क्या करेगा 31 के बाद अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो? देखिए, तालिबान के पास एयरपोर्ट का कंट्रोल आ जाएगा और एयरपोर्ट का कंट्रोल जब तालिबान के पास आ जाएगा तो तालिबान उन लोगों को भेजेंगे जिनके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है या दूसरी जो सफरी दस्तावेज़ात हैं या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी ये हो रहा है कि बाज़ ऐसे डिपार्टमेंट्स या NGOs या डिफरेंट दीगर जो इंस्टीट्यूशंस थे जिनके साथ लोग काम करते थे, उनके पास सफरी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं भी थे तो उनको भी अमेरिका ले गया या बाकी कंट्रीज ले गए जो यहाँ पे इवैक्यूएशन में मसरूफ़ हैं। तो 31 के बाद तालिबान के पास होगा सारा इख्तियार और तालिबान उस पर खुद अपनी पॉलिसी डिवाइस करेंगे कि किसको बाहर भेजना है या किसको नहीं भेजना। कितने लोग होंगे एयरपोर्ट और आसपास अभी वहां? इस वक्त एयरपोर्ट और आसपास लोगों की जो तादाद है वो शुरू के दिनों के बहुत कम हुई है, डिक्लाइन किया है। शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 8,000 के करीब लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 के करीब। ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 के करीब लोग होंगे। एजाज ने जो देखा है अपनी आंखों से वो आपको बता रहे हैं और एजाज एक तरीके से जान हथेली में लेकर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और कमाल का काम उन्होंने किया है रिपोर्ट करने का वहाँ से। एजाज, ये जो रिपोर्ट्स आप पहुँचा रहे हैं ये बस जो चंद जरिए हैं वहाँ के हालात जानने के संदर्भ में, उसमें एक बहुत बड़ा जरिया है ये और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन ये जो मसला, ये जो आपने देखा अफगानिस्तान का जो हाल है, वहाँ का हाल असल में तालिबान ये कह रहा है कि यहाँ शांति और सुलह में चीन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लिहाजा रिकंस्ट्रक्शन में, उसके पुनर्निर्माण में भी उसकी एक बड़ी भूमिका चीन की होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है जैसा कहा जा रहा है या ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और इसमें कामयाब भी होंगे नैरेटिव बनाने में? अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अचल जी से शुरुआत करूंगा। अब अचल जी, एक्चुअली ये जो कहा जा रहा है क्या वाकई वैसा है और दुनिया उस पर यकीन भी कर रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जब अमेरिका विड्रॉ कर गया है, वेस्ट को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ जो स्ट्रैटेजिक स्पेस आई है उस पर चाइना की काफ़ी समय से नज़र थी, लेकिन अमेरिका के रहते हुए उन्होंने ज़्यादा कोई इस दिशा में कोई खास कोशिश करी नहीं। देखिए, चाइना के 2 या 3 बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं वहाँ पे। उनका पहला इंटरेस्ट तो यही है कि वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी असेसमेंट है। अभी ठीक से उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। उसका दूसरा इंटरेस्ट ये है कि जो उइगर मुस्लिम्स में जो फंडामेंटलिस्ट उइगर मुस्लिम्स हैं, जो शिंगजियांग प्रोविंस जो अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है, उसके कुछ बेसिस ऐसा माना जाता है कि वो अफगानिस्तान में है और उन्हें चाइना को इस लिहाज से ये उम्मीद है कि तालिबान के साथ अगर उनके अच्छे संबंध रहेंगे तो उनको कंट्रोल करने में उन्हें मदद मिलेगी। और तीसरा तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो है एडवेंचरस या जो कह लीजिए बहुत ही महत्वाकांक्षी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं
तो उनको अब इम्प्लीमेंट करने में उन्हें सुविधा हो जाएगी। ठीक है। तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्लियर है। आपने लेकिन जो इसमें, एक बात कही सर, वो अफगानिस्तान- बहुत इंपॉर्टेंट आपने शुरू में कही कि एक्चुअली जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसमें चाइना अपनी भूमिका देख रहा है। मतलब इसमें क्या ज्यादा जिम्मेदार? कपिल कुमार जी के पास मैं जाता हूं। कपिल कुमार साहब, क्या चाइना जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेस उसको दिया गया है क्या? और फिर इसमें चाइना के बारे में क्यों कहा जाए? फिर उन लोगों के बारे में कहा जाए जिन्होंने उसको वहां पर जगह बनाने का मौका दिया। दिनेश जी, मैं लगातार पिछले 6 महीने से ये कहता आ रहा हूं कि चाइना, ISIS, अलकायदा, ISI, टर्की, इन लोगों में एक आपस में समझौता हो चुका है बहुत पहले। इन लोगों ने अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस तय कर लिए हैं। उज़्बेकिस्तान, वो उधर अजबदीन वाली लड़ाई में आपने ये चीज़ें देखी थी। उस समय मैंने आपको ये कहा था कि ड्रोन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी आएंगे। और ये जो हो रहा है इस समय, देखिए, कल वो कमला हैरिस कह रही थी कि बाइडन ने बिल्कुल सही किया। तो मैंने कहा, कमला हैरिस जी, मैं आपसे 3 महीने बाद पूछूंगा कि बाइडन ने क्या किया। दुनिया की कोई भी फौज हारने के बावजूद भी अगर सरेंडर भी करती है तो सरेंडर करने से पहले भी उसका ये होता है कि उसका जो एम्यूनिशन डंप है उसको उड़ा दे, राइट। दुश्मनों के हाथ में मेरी गोलाबारी ना चली जाए। तो ये अमेरिका जो करके आया है, जो आप कह रहे हैं, ये तो समझौता करके निकला है, वहां से एस्केप किया है। ये प्राइस दी है अमेरिका ने तालिबान को और चीन को कि मैं यहां से जा रहा हूं, तुमको ये सब दे के जा रहा हूं, जहां मर्जी इस्तेमाल करना तुम इसको। और क्या देखिए, 31 बहुत की जो important डेट बात दी आप गई, कह रहे हैं सर। क्या अमेरिका को ये मालूम नहीं था कि इस डेट तक कितने लोगों को निकाला नहीं जा सकता? निकाला नहीं जा सकता। कैसे दी गई ये डेट? इनके CIA के डायरेक्टर जाकर के वो मुल्ला के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। सारे वहां पे जितने टेररिस्ट थे वो जेलों से वहां से छूट करके बाहर आ गए हैं। Right. और जो मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका ने गजवा-ए यूरोप के दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका ने गजवा-ए ईरान के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी आप देखिएगा शिया सुन्नी क्या होता है ईरान को लेकर के। ये चीन कब तक चौधरी बनेगा? ये आज दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है भूमि हरण करने वाला है लोगों का। और सुनिए, नहीं, एक बात और सुन लीजिए, ये जो तजाकिस्तान और ये सब तमाशा इस समय चल रहा है ना, अगर तालिबान को रोकना है, मेरी बात सुन लीजिए, तो इस समय मिलिट्री एक्शन करके रोकिए, चाहे मिसाइल छोड़िए, चाहे रॉकेट छोड़िए। और अगर आप आज तालिबान को नहीं रोक पाए तो कोई ताकत नहीं है जो इनको रोक पाएगी। मेरे से लिख के रख। कपिल कुमार बड़ा खतरा देख रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं जितना अंदाजा लगा रही है दुनिया, ये खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। याकूब साहब और दाऊदी इस पर क्या रुख रखते हैं वो उनसे हम समझेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जनरल सिन्हा के पास जरूर जाएंगे ये बात समझने के लिए कि वाकई मिलिट्री एक्शन ही एक तरीका हो सकता है क्या। लेकिन ये देखिए, एक अहम खबर, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा। 31 अगस्त से पहले हो सकता है फिदायीन हमला। तालिबान के निशाने पर हो सकते हैं अमेरिकी सैनिक। ब्रिटिश सरकार की नागरिकों के लिए एडवाइजरी, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, वहां से जितना जल्द हो सके कहीं दूर हो जाएं। आप देखिए, एक तो पहले ही वहां स्थितियां करेले जैसी हैं और वो नीम चढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब ये माइक्रो लेवल पर जो खबरें आ रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उस पर निगाह एक बार फिर से डालते हैं। जनरल सिन्हा, वेयर आर वी हेडिंग टू एज अ वर्ल्ड? देखिए दिनेश जी, जो स्थिति है कि हम तो बहुत विस्फोटक स्थिति में हैं। और ये आकलन कोई ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी ने कर दिया, पूरा विश्व में ये आकलन है कि बहुत विस्फोटक स्थिति है। देखिए, ये नहीं कि कल ये डेवलप हो गया या परसों डेवलप हो गया। 2014 से जद्दोजहद चल रही है कि अमेरिका वहां से निकला जाएगा। उन्होंने 2018 में मुल्ला ब्रदर को छोड़ दिया और उसको पॉलिटिकल फेस दे दिया। उस समय भी बात होती रही कि गलत हो रहा है। 2020 में एग्रीमेंट कर लिया और खालिजाद साहब को लाया गया, वहाँ एक मोहरा बनाया गया कि वहाँ से निकलना है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस थे, ये ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं, पेंटागन को पता नहीं, अमेरिका को पता नहीं। आप एक जो स्ट्रेटेजिक स्पेस देना चाहते हैं, ये तो मैं 2014 से बोल रहा हूँ, 16 से बोल रहा हूँ, खुल करके जब हम सर्विस में तब बातें हो रही हैं।
और ये कंटीजेंसी प्लानिंग सारे हैं। देखिए आज हम ये कह देंगे कि आज पता लग गया कि हम वो स्पेस ले लिया, चाइना ने ले लिया, मगर जो बातें हो रही चाइना के लिए बहुत बड़ा रिस्की गेम है। एक जो थ्योरी है ना, एक बहुत सारी थ्योरियां होती हैं, और एक थ्योरी ये है कि स्पेस जानबूझ के भी दिया जा रहा है। इस थ्योरी पे भी बात नहीं हो रही है सर। उससे फायदा क्या है स्पेस जानबूझकर देने से? जी हाँ, मैं बता दूं इसको। देखिए आपने कहा ना कि वहाँ $1 ट्रिलियन का वहां पर लिथियम है, वो तो कहा जाता है विश्व का सबसे ज्यादा लिथियम है, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ और चाइना पूरा कब्जा कर लेगा। और उससे आपको यानिक कॉपर माइन फील्ड का पता होगा, 2020 में चाइना ने उसका अवार्ड जीत लिया था। 2020 में 21 साल हो गए, 1 ग्राम कॉपर नहीं निकला। और जो स्टेट स्पॉन्सर जो कंपनी थी एमसीसी, वो कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं। देखिए आप साहब चुनरों वाली गेम यदि आप खेलते हैं, आप ऐसे भी कह दीजिए कि जो स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गया, अभी तो परिस्थितियां बन रही हैं, ये गेम खेला जा रहा है और इस गेम के अंदर में वही हो। हाँ, हम कहें, हम भारतीय बैठे हैं, हम कहते हैं आप बूट ऑन ग्राउंड नहीं करना चाहते। हमने कहा कि हम वहां के लोगों का मन जीतना चाहते हैं, अपने समान हम अपने कार्यक्रम करके, पैसे खर्च करके। वहां के लोग भाग रहे हैं, अब क्या किसकी मन जीतेंगे? अफगान के लोग भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कैसा भागम भागी है। तालिबान ये बहुत बड़ी बात है सर, ये जो आप कह रहे हैं ये अंडरलाइन करने वाली बात है। सुना ना 2018 में तय था। कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, दाऊदी साहब के पास जा रहा हूं ये सवाल लेकर। दाऊदी साहब, ये जो अगर ये एक डिजाइन है, तो क्या इस डिजाइन को प्रीएम्प्ट कर पा रही है दुनिया, समझ पा रही है? स्पेसिफिकली चीन की जो दादागिरी, उसकी जो हेजेमनी है, उसको समझने में कामयाब हो रही है क्या दुनिया? दिनेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये डिजाइन्ड है, वेल फैब्रिकेटेड, वेल प्लान्ड है। वरना दुनिया की इतनी शक्तिशाली कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका का इस तरह से अचानक से अनप्लान्ड वे में चले जाना और अफगानियों को वहाँ पे इस तरह से छोड़ देना, और देखें कि कितने लोगों की जान गई, इंसानियत कहाँ गई, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ये वेल प्लान्ड तो है, और इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का, जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ कई कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी है और इसीलिए उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब दुनिया क्या इसको प्रीएम्प्ट कर पा रही है या नहीं? ये बहुत पहले ही कर चुकी थी, और अब तो चीजें दुनिया और ने कोरोना झेला है सर, दुनिया ने देखा है चीन के एम्बिशंस कहां तक कैसे जा सकते हैं, इसलिए ये सवाल था मेरा आपसे। हाँ, दाऊदी साहब, मुझको परमिट कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊं। एक अहम खबर आ रही है, वो बता दूं अपने दर्शकों को। अफगानिस्तान की धरती से फिर बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तानी तालिबान की भारत को गीदड़ भभकी। 24 घंटे में दिल्ली में पाकिस्तान झंडा फहराने का ख्वाब देखा। इमरान के इशारे पर आतंकियों ने भेजा है वीडियो संदेश। तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि रियासत की दिफा अव्वल तरीन जिहाद है, और इस जिहाद के लिए खैबर से कराची तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। मोदी सरकार सुन लो, अगर हमने ये बंदूकें रखी हैं तो ये नुमाइश के लिए नहीं है, ये तुम्हारा जैसे खंजीरों के लिए और गद्दारों के लिए और जालिम और दहशतगर्दों के लिए रखे हैं। अगर रियासत ने इजाजत दी तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। अब्दुल समद याकूब, सुना आपने? नीलम शेख को भी सुना हमने, क्या चल रहा है? नीलम शेख को तो नोटिस भी भेज दी हमने, शो कॉज नोटिस। वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, उसको तो चले एक तरफ रखें। ये इस तरह के देखें, ये इस तरह के लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं कि लाल किले पर परचम लहरा देंगे, कब्जा कर लेंगे, दुनिया फतह कर लेंगे, इनको तो सीरियस लेना नहीं चाहिए, इनको तो ख्वाब ही देखने दें आप। बाकी लेकिन मैं अब्दुल समद याकूब आपको पूछता हूं, चाइना के संदर्भ में बातें आप सुन रहे थे। चाइना को मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्द तो हिंदुस्तान ने झेला ही है और पाकिस्तान ने वो महसूस किया, क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा ही था वो। आज फिर से वो खतरा सामने है और पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए, चाइना के तो आपको सबको ही पता है, जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट अफगानिस्तान में जरूर होंगे। चाइना के साथ आपका कन्फ्लिक्ट मालदीव्स में भी आता रहता है कि जब वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो तो डेट ट्रैप, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या है, वो किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
आप देख लें कि वो अपने, जाहिर बात है उसके पास पैसा है, वो अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर डेट ट्रैप में ला के छोटे मुल्कों में, अब अफगानिस्तान में इंडिया का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था और आपके प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे, अब उसकी जगह रिप्लेस कर ले चाइना को कि चाइना आ जाएगा, तो हमें तो चाइना ज़्यादा सूट करता है कि अगर अफगानिस्तान से इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इंडिया इररिलेवेंट हो जाए और चाइना आ जाए, तो इंडिया से तो हमें बेहतर ही लगेगा चाइना वहाँ पे। आपके पास ये भी जानकारी होगी अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वहां इन्वेस्ट किए जाने का मतलब ये होता है कि आप उसकी एवज में फिर कुछ कमाते हैं पहले जब पैसे लगाते हैं। आपको कुछ इस बारे में आइडिया है कि हिंदुस्तान ने वहां मदद तो की, सलमा डैम बनाया, पावर प्रोजेक्ट बनाए, वहां का संसद बनाया, बदले में क्या ले लिया हिंदुस्तान ने? नहीं, मैंने उस $3 बिलियन की बात नहीं की, मैंने और आप ये भी जानते होंगे कि चाइना, आपने खुद कहा, डेट ट्रैप में फंसाता है। हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं करता, समझ, आपको तो ये मालूम है, फिर आप कह रहे हैं कि चाइना सूट करता है। ये मेंटेलिटी क्यों है, ये साइकोलॉजी क्यों है, इससे हासिल क्या होगा? देखिए, ये इस साइकोलॉजी के पीछे अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी हमारी अकरीबनी जो हमेशा से एक ट्रेडिशनल जो एनिमोसिटी चली आ रही है, एक रिवायती जिसको दुश्मनी कह लें, वो अगर जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए तो शायद ये खत्म हो जाए, हमारी सोच बदल जाए। कि कोई ऐसी बातें, ऐसी जिद पकड़ी गई है जिसका कोई लॉजिकल रिजोल्यूशन नहीं है और इसलिए वो जिद पकड़ी गई है ताकि ये एक मुस्तकिल घाव बना रहे और उसकी एवज में ऐसे काम होते रहे कि जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन कहा जा सके कि देखिए वो वहां पर क्योंकि मामला फंसा हुआ है इसलिए ये भी सही है। एक अहम खबर देखिए और उसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल। काबुल एयरपोर्ट से भी बदतर स्थिति है स्पिन बोल्डक की। स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर हजारों अफगानी पहुंचे हुए हैं। बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं अफगानी। स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर विदेशी सेना भी नहीं है मौजूद और वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये लोग वहां से जान बचाकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान उनको अपने इधर आने नहीं देना चाहता। उधर तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तालिबान से डरे हुए लोग यहां जाना चाहते हैं और उधर चाइना कहता है कि वहां के लोगों ने अपना मुस्तकबिल चुना है और इसके लिए उनको बधाई। देखिए क्या डिजाइन है ये। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी अफरा तफरी आपको दिख रही है, अमेरिका ने स्पेस दिया लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है चाइना। और कैसे इस पूरी अफरा तफरी के पीछे एक्चुअली आपको हाथ नजर आने चाहिए, वो हाथ जो ड्रैगन के हाथ है। ड्रैगन की बुरी नजर कहां है और कैसे वो अफगानिस्तान पर गड़ी हुई है, वो अब बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ड्रैगन की बुरी नजर गड़ी अफगान पर तालिबान के साथ सौदेबाजी में। चीन का पड़ला भारी है, वो इसलिए भारी है क्योंकि अभी तालिबान के पास कुछ नहीं है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया हम कुछ नहीं देंगे, तो अगर अब उसको गाड़ी आगे चलानी है तो पैसे चाहिए और ये पैसे मिलेंगे चीन से। और उस युआन के लिए अभी चीन जाहिर है टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। अफगानिस्तान में लड़ाई नहीं लड़ने का चीन को फायदा। रूस लड़ाई लड़ चुका, अमेरिका लड़ाई लड़ चुका, चीन जो प्लेयर अब वहां पहुंचा है उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी यहां पर, लिहाजा यहां पर उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है और इसका फायदा वो उठाएगा। चीन की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है तालिबान। जहां तक खनिज के दोहन का मामला है, अगर वर्ल्ड ओवर किसी की टेक्निक सुप्रीम मानी जाती है तो वो चाइना है। इसलिए खनिज, ओर्स, मिनरल्स अगर ये निकालने हैं वहां से तो टेक्निक चाहिए चाइना की, क्योंकि टेक्निक तालिबान के पास है नहीं। लेकिन मिनरल्स बेचकर उसके पास पैसे आ सकते हैं, औने पौने में चीन खरीदेगा और फिर उससे मालामाल होगा। आगे चलिए, तकनीक के बदले चीन की बेशकीमती धरोहर उड़ा लिया जाएगा। दुर्लभ खनिजों को खोदने में चीन हमेशा वर्ल्ड लीडर रहा है। उसकी निगाह कॉपर पर है, गोल्ड पर है, लिथियम पर है। लिथियम आयन बोलीविया के बाद सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में, और लिथियम अगर चाइना को मिल गया, आपको मालूम है लिथियम आयन की खोज हुई थी अमेरिका में, लेकिन अब सबसे ज्यादा 73% इसका काम चाइना में होता है। और लिथियम अगर उसको मिलता चला गया तो फिर वो और अमीर होता जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन में करीब 300 लाख करोड़ की संपत्ति है। लोहा, कॉपर, लिथियम, सोना, कोबाल्ट, इसका भंडार है वहां। दुनिया में लिथियम की मांग हर साल 20% की दर से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह अब फोर्ब्स मैगजीन भी यह कहती है कि 2040 तक दुनिया में चलने वाले आधे से ज्यादा वाहन लिथियम बैटरी पर चल रहे होंगे। इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप की बैटरी में इसी का इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर कब्जा करना चाहता है चीन, और ये मंसूबे किसी से छिपे हुए नहीं, ये मलेशियस डिजाइन सबकी निगाहों में। लेकिन ये होगा
और यह इसलिए होगा क्योंकि इसके लिए जगह बनाई है अमेरिका ने और चीन उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। अब इसको लेकर फिर से आगे चलते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, डायनेमिक्स वर्ल्ड ओवर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा इन बातों का उस पर? देखिए, पिछले कई साल से चाइना की पॉलिसी जो ये रही है कि वो इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश कर रहा है। जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, उसने अपने पैसे के दम पे किया है। और साथ ही उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, जो अग्रेसिव नेस है उसके अंदर, चाहे वो साउथ चाइना सी में दिखाई दे रही हो, चाहे वो हिमालयस में दिखाई दे रही हो, तो इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, अगर उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो भी एस्टिमेट्स हैं, अगर वो बिल्कुल सही नहीं है तो कम से कम अगर उसका 50% भी सही है तो चाइना इसकी पूरी एडवांटेज लेगा। और तालिबान इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि बायर सेलर वाला जो रिलेशन होता है वो नहीं है। ठीक है। इस वक्त एडवांटेज उनके पास है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है। राइट। खास तौर से अगर पूरी दुनिया उन पे सैंक्शन लगा देती है तो फिर तालिबान के पास और कोई फिर सर यही डर है कि अमीर वो होता जाएगा जो वैसे ही पूरी दुनिया का शहंशाह और वो हर जगह के हिस्से को ये बताता रहता है कि ये भी हमारा टुकड़ा था कभी। कपिल साहब के पास एक बात समझने के लिए जाना चाहता हूं। सर मैं आपके पास लौटता हूं। कपिल सर, एक बात जरा ये समझाइए, इसमें गजवाए चीन की भी गुंजाइश दिखाई देती है या वही बचेगा बस? नहीं, देखिए अभी गजवाए चीन नहीं है। अभी तक जो इनका प्लान है, वो जो नक्शा बनाया है ISIS ने और इन्होंने, वो सीरिया से लेकर के और बर्मा तक का बनाया है। और उधर यूरोप का क्रूसेड्स का पहले की सिचुएशन हमें मालूम है, उसमें कोई वो नहीं है। अब सवाल ये है कि इस गजवा के हिंद के अंदर, इन गजवा हिंद या गजवा यूरोप, और उधर मैं आपको बता दूं, आज बाइडन माने या ना माने, कमला हैरिस माने या ना माने, इनका जो ऑपरेशन गजवाए अमेरिका है वो स्टार्ट हो चुका है। सर लेकिन इन अमेरिकियों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। कपिल सर, पूरा कैरेबियन का जो एंजेला मार्केल तो कह रही हैं कि अब तालिबान से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तालिबान से बात करना पड़ेगा। तो ये खतरा तो यूरोप में महसूस किया जा रहा है, उसके बावजूद ये हकीकत है। मैं आपके पास लौटता हूं। सर ये अहम खबर बता दूं आपको, अफगानिस्तान संकट पर आज की सबसे बड़ी खबर है ये, 36 घंटे में खत्म हो सकता है अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी चैनल CNN का बहुत बड़ा दावा, काबुल में जल्द खत्म होगा यूएस का रेस्क्यू ऑपरेशन। CNN ये दावा कर रहा है। हालांकि उधर पेंटागन कह रहा था कि हम 31 तारीख तक पूरा करेंगे, शुक्रवार से और तेजी आएगी। हर 45 मिनट में उड़ानें भरी जा रही है वहां काबुल एयरपोर्ट से। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द खत्म हो सकता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके दावे के पीछे वजह क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से दाऊदी साहब के पास चलते हैं। दाऊदी साहब, अब मसला ये है कि अब हर कुछ कनेक्टेड है, हर कोई कनेक्टेड है, हर वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तालिबान वाला ये जो कुछ डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड महसूस कर रहा है क्या उस शिद्दत से? जरा सा मौका दे दीजिएगा मुझे। लास्ट टाइम पूरी बात नहीं हो पाई थी, और ये जो डेवलपमेंट है ये पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये महसूस नहीं कर रही होती तो पूरी दुनिया की इस पर निगाह नहीं होती। और इससे पहले मैं एक चीज जो हमारे अब्दुल क्या नाम है भाई, हमारे पाकिस्तान से जो भाई साहब हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जो एक वीडियो मैंने बीच में देखा, बहुत अजीब सा लग रहा था, जिसमें वो इंशाअल्लाह कह के ये कह रहे थे कि हम सुबह से पहले वहां पे जाके हिंदुस्तान की सरजमीन पे। तो पहली चीज तो मैं उनसे याकूब साहब से पूछना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दें। चले ठीक है, नजरअंदाज कर दें। आप ये बताएं कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या एक्शन लेना चाहेंगे। अब्दुल समद याकूब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो अपनी बात कहते हैं और वो ये मीन भी करते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान एज अ होल, ये सवाल तो आपका जायज है, लेकिन वक्त नहीं है सर मेरे पास कि इसका सवाल का भी जवाब ले सकूं। अपने मेहमानों का धन्यवाद करना होगा क्योंकि अब आड़ी का वक्त समाप्त हो रहा है। एक अहम खबर बताते हुए आपसे विदा लेता हूं। तुर्की को तालिबान का सबसे बड़ा ऑफर, काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी देने को तैयार। तालिबान ने तुर्की से तकनीकी मदद की गुहार लगाई थी, एयरबेस को ऑपरेट करने के लिए मदद मांगी थी। तुर्की ने तालिबान के ऑफर पर फैसला नहीं किया है। तुर्की के हालांकि सैनिक वापस जा रहे हैं, आपको मालूम होगा नेटो के तहत वो भी आए थे, सैनिक वापस भेज दो, लेकिन यहां एयरपोर्ट चलाने के लिए हमें अंकारा से मदद चाहिए। कमाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।